आज मैं आपको व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में अंकित टॉपिक रेक्टिफायर पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेक्टिफायर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अर्ध तरंग, सेंटर टेप्ड, ब्रिज रेक्टिफायर ये क्या होते हैं, इसका एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और कहाँ पर रेक्टिफायर का अनुप्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि रेक्टिफायर क्या होते हैं। तो रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो आवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करती है। मतलब जो आपके घर पर एसी आ रही है उस एसी को डीसी में बदलने का कार्य करती है। रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसे कन्वर्टर या फिर परिवर्तक कहते हैं। रेक्टिफायर की ज़रूरत क्या पड़ती है, आपके घरों में जो आने वाली विद्युत है वो क्या है, एसी है, प्रत्यावर्ती धारा है। यदि आपको अपने घर पर एक डीसी मोटर, बैटरी चार्ज करनी है, डीसी मोटर चलानी है, तो उसके लिए आपको क्या की ज़रूरत होगी, डीसी की ज़रूरत होगी। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपके घर में आने वाली एसी को डीसी में बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेक्टिफायर की ज़रूरत होगी। अब हम देखते हैं कि रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। तो रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा दिष्टकारी परिपथ है जो प्रत्यावर्ती धारा की केवल अर्ध तरंग को ही दिष्ट धारा में बदलता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी के जो साइकिल है उस साइकिल का केवल और केवल हाफ वेव को ही डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये एसी करंट है और हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी के हाफ साइकिल को, तो यहाँ हाफ साइकिल क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, इन दोनों हाफ साइकिल को डीसी में परिवर्तित कर दे रहा है। मतलब एक ही दिशा में अब हमें विद्युत धारा प्रदान कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला आउटपुट सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल होता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो हाफ साइकिल होने की वजह से फाइनल जो आउटपुट है हमारा क्या है, कम है। फाइनल आउटपुट कम होने की वजह से इस प्रकार के रेक्टिफायर का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कम शक्ति की ज़रूरत होती है। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार हाफ वेव रेक्टिफायर कार्य करता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर, एक डायोड और लोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपको सर्किट में दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से हमने क्या किया है, एक डायोड और लोड प्रतिरोध के रूप में लोड दिखाया गया है, इसको जोड़ा है। ये तीनों के तीनों हमने सीरीज में जोड़ दिए हैं। अब जैसे ही आप एसी सप्लाई देंगे तो पहले क्या होगा, एसी का पॉजिटिव साइकिल आएगा। जब एसी का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का जो पहला सिरा है, ये वाला पोर्शन, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। पॉजिटिव साइकिल आने पर ये सिरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ऑटोमेटिक बी वाला जो टर्मिनल है वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब डायोड का देख लेते हैं। डायोड कैसा है, ये वाला सिरा इसका पॉजिटिव और ये वाला सिरा निगेटिव। तो डायोड का सिरा पॉजिटिव का पॉजिटिव से और निगेटिव का निगेटिव सप्लाई से जुड़ा है। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है, फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में है। और जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में आ जाएगा, मतलब क्या होगा, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। और प्रतिरोध का मान कम होने का मतलब डायोड विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित करने देगा, या फिर कहें कि डायोड एक क्लोज स्विच की तरह काम करने लगेगा। क्लोज स्विच की तरह काम करने लगा तो डायोड से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो हमारा सर्किट कैसा बन गया, ये और यहाँ पर लोड, एक ये सर्किट पूरा का पूरा
कंप्लीट हो गया। सर्किट के क्लोज होते ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और हमें आउटपुट में लोड के अक्रॉस क्या मिलेगा, वोल्टेज मिल जाएगा, जो कि पॉजिटिव साइकिल होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब इस एसी साइकिल का निगेटिव वाला साइकिल आएगा, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ए पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ऑटोमेटिक जो बी टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएगा। डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव ये है, तो डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा है और नेगेटिव पॉजिटिव से। ये कंडीशन रिवर्स बायस की कंडीशन है और रिवर्स बायस की कंडीशन में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ जाने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, मतलब डायोड कैसे कार्य करेगा, डायोड कार्य करने लगेगा एक ओपन स्विच की तरह। तो हमारा सर्किट कैसा होगा, ओपन हो जाएगा। अब ओपन सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो हमें फाइनल आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आउटपुट नहीं मिल रहा है। फिर दूसरी कंडीशन क्या आएगी, फिर से एसी का पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा। एसी का पॉजिटिव साइकिल आने से डायोड पॉजिटिव कंडीशन में आ जाएगा, नहीं, ट्रांसफार्मर का ए सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और बी सिरा निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा डायोड D1 फिर से फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आ जाएगा। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आने पर क्या होगा, क्लोज स्विच की तरह काम करने लगेगा, विद्युत धारा अपने अक्रॉस फ्लो होने देगा और विद्युत धारा जब फ्लो होगी तो हमें क्या मिलेगा, लोड के अक्रॉस आउटपुट मिलेगा। तो ये आउटपुट फिर से एक पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगा। इस प्रकार अर्ध तरंग रेक्टिफायर क्या करेगा, पॉजिटिव 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 आउटपुट देता रहेगा, तो टोटल हमें डीसी मिल जाएगी इस प्रकार की। फिर कोई भी साइकिल नहीं है, फिर उसके बाद पॉजिटिव साइकिल है, फिर उसके बाद कोई साइकिल नहीं है, फिर पॉजिटिव साइकिल है। इस प्रकार की डीसी हमें मिल जाती है। अब दूसरी कंडीशन होगी, जब हमें डायोड का जब हमें रेक्टिफायर से नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये डायोड अभी हमने ऐसे जोड़ा हुआ है, अगर हम इसे रिवर्स कंडीशन में जोड़ दें इस प्रकार से, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल आएगा, ट्रांसफार्मर का ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा निगेटिव, ये डायोड का निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो डायोड का निगेटिव ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, मतलब रिवर्स बायस की कंडीशन। तो इस अवस्था में हमें विद्युत धारा नहीं मिलेगी। अब जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा, क्या होगा, ये सिरा जो है ये नेगेटिव और दूसरा सिरा पॉजिटिव। इस कंडीशन में ये सिरा क्या हुआ, नेगेटिव हो गया और ये वाला सिरा पॉजिटिव हो गया। डायोड का नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है और पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, तो इस अवस्था में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन बन जाएगी और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो हमें क्या होगा, नेगेटिव आउटपुट मिल जाएगा। फिर दोबारा से जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगा, डायोड रिवर्स बायस की कंडीशन में हो जाएगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा, फिर से डायोड फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हो जाएगा, आउटपुट मिलेगा। तो इस प्रकार हमें नेगेटिव साइकिल मिलता जाएगा। तो अगर हमें पॉजिटिव धारा की ज़रूरत होती है तो हम डायोड का सर्किट उस प्रकार बनाते हैं, अगर नेगेटिव साइकिल चाहिए तो उसका सर्किट नेगेटिव के अनुसार बनाते हैं। अब हम देखते हैं वेवफॉर्म। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब पॉजिटिव साइकिल होगी और हमने कंडीशन वैसी बनाई होगी तो डायोड हमारा क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में रहेगा, मतलब
आउटपुट मिलेगा हमें। तो यहाँ थोड़ा डायग्राम गड़बड़ है। ये पॉजिटिव के लिए अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, आउटपुट मिलेगा हमें, ठीक है। फिर जैसे ही नेगेटिव साइकिल आ जाएगा, डायोड हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस की कंडीशन में, फिर आउटपुट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं होगा। फिर जैसे ही डायोड पर वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन आएगी, फिर से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलने लगेगा। नेगेटिव साइकिल आने पर आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि डायोड हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन। इस प्रकार हमें अर्ध तरंग डीसी आउटपुट में प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, लेकिन आप देखिए कि रेक्टिफायर में से जो हमें डीसी मिल रहा है उसमें तरंग है, मतलब धारा का मान परिवर्तित हो रहा है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होगी आउटपुट डीसी की फ्रीक्वेंसी के। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितनी फ्रीक्वेंसी आउटपुट डीसी की होती है। तो क्या कितनी होती है, अप्लाइड एसी के बराबर। हमारे घरों की जो एसी है वो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 50 हर्ट्ज। तो मतलब आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी होगी 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब देख लेते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, जो एसी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों को ही लोड में भेजते हैं, उन्हें हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। दोनों को एक ही दिशा में भेजते हैं, पॉजिटिव दिशा में भेज सकते हैं और नेगेटिव दिशा में भेज सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारे के सारे किस दिशा में हैं, पॉजिटिव दिशा में हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, रेक्टिफायर हमारा सारा का सारा जो आउटपुट दे रहा है वो पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। अब देख लेते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। देखते हैं सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर क्या होता है। तो सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है कि आपके पास एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए। सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें टैपिंग जो की हो वो हमने सेंटर में की हो। अब ये देखिए कितने टर्न्स हैं, 1 2 3 4, एक और टर्न बना लेते हैं, 5 टर्न हो गए। अगर इक्वल आउटपुट चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा, अगर V इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ V1 और V1 ये आउटपुट मिलेगा। इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। तो सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर के साथ 2 डायोड की ज़रूरत होगी। पहला डायोड जो पॉजिटिव साइकिल को आउटपुट में देगा और दूसरा डायोड जो कि नेगेटिव साइकिल को आउटपुट में देगा। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से, अब हम देखते हैं कि सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर कार्य कैसे करता है। तो जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा था, इस चित्र में देखा आपने कि डायोड D1, एक मिनट, डायोड D1 और डायोड D2, 2 डायोड लगे हुए हैं और एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जब AC का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो क्या होगा। जैसे ही अप्लाइड AC का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आप देखिए ये पॉजिटिव साइकिल आ गया, तो ट्रांसफार्मर के 3 टर्मिनल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले टर्मिनल
पर ही क्या होगा, ए से पॉजिटिव साइकिल आते ही यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, और इसका उल्टा यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है D1 और यहाँ पर एक डायोड, यहाँ एक डायोड D1 लगा हुआ है और यहाँ एक डायोड, यहाँ D1 है और यहाँ पर D2 है। पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है D1 में और निगेटिव से कनेक्ट है, तो ये डायोड कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हो गया। दूसरी कंडीशन में देखिए D2 डायोड के लिए डायोड का पॉजिटिव ट्रांसफार्मर के निगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायोड हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन में आ जाएगा। अब जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये वाला डायोड क्या था, D1 आ गया था, D1 हमारा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में और D2 रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में कैसे डायोड काम करता है, एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है, तो ये क्या हो गया, क्लोज स्विच। रिवर्स बायस की कंडीशन में ओपन स्विच की तरह, ये ओपन स्विच। तो जो नीचे वाला सर्किट है ये तो एक ओपन सर्किट है, यहाँ तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो पहला वाला सर्किट है ये क्लोज सर्किट हो गया और यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और हमें आउटपुट लोड आर के अक्रॉस मिल जाएगा, तो हमें आउटपुट V मिल गया। अब देख लेते हैं जब नेगेटिव साइकिल आएगा। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा वैसे ही देखिए ये वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और इसी के रेफरेंस में ये वाला टर्मिनल निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ तो न्यूट्रल हो गया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, जो यहाँ पर डायोड D1 लगा है वो डायोड D1 का पॉजिटिव सिरा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब वो क्या हो गया, रिवर्स बायस की कंडीशन में हो गया। और डायोड D2 का पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से और नेगेटिव सिरा नेगेटिव से जुड़ा है, मतलब वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हो गया, है ना। जैसा कि यहाँ लिखा है डायोड D2 फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में और डायोड D1 रिवर्स बायस की कंडीशन में। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में डायोड काम करता है हमारा क्लोज स्विच की तरह और रिवर्स बायस की कंडीशन में कार्य करता है ओपन स्विच की तरह। तो अब इस कंडीशन में फर्स्ट वाला जो सर्किट है वो ओपन हो गया, तो यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। सेकेंड वाले सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। तो इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होगी और हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित कैसे हो रही है, पहले वाली कंडीशन में जब पॉजिटिव साइकिल था तब भी लोड में इस प्रकार करंट जा रही थी, है ना, इस प्रकार से। और जब नेगेटिव साइकिल आया तो भी लोड में इसी प्रकार से करंट जा रही है, तो करंट की दिशा क्या है, एक समान है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव साइकिल मिलता रहेगा। अब देख लेते हैं वेवफॉर्म। ये देखिए ये हो गया AC, इनपुट AC, ये हो गया D1 का आउटपुट, ये वाली वेव फॉर्म हो गई D2 का आउटपुट, यहाँ फाइनल D1 प्लस D2 का आउटपुट। तो पॉजिटिव साइकिल जब था तो उस टाइम डायोड D1 फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में था, ये रिवर्स बायस की कंडीशन, ये वाला डायोड रिवर्स बायस की कंडीशन में, यहाँ कुछ नहीं है, तो हमें आउटपुट पॉजिटिव मिल जाएगा और यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया ये डायोड हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन में हो गया, आउटपुट नहीं मिला, और D2 फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हो गया, आउटपुट मिल गया। तो ओवरऑल हमें क्या होगा, आउटपुट मिलता जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ भी आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ भी आउटपुट मिल जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो अप्लाइड AC है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल हमें
एक ही दिशा में मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फुल वेव प्राप्त हो जा रही है। अब देख लेते हैं सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर के एडवांटेज क्या हैं। सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर का मेन एडवांटेज तो ये है कि सिर्फ यहाँ पर 2 डायोड लगाकर काम हो जाता है। 2 डायोड लगाएं तो यहाँ पर इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर हमेशा सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है और जो टोटल आउटपुट मिलता है वो ब्रिज रेक्टिफायर से कम मिलता है। अब देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। ब्रिज रेक्टिफायर एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है और उसे क्या करते हैं, 4 डायोड से बनाते हैं। अब जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों डायोड हमने कैसे जोड़े हुए हैं, एक ब्रिज के रूप में जोड़े हुए हैं, इसलिए इसे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको अगर याद हो तो उसका परिपथ ऐसा होता है, इस प्रकार से, है ना, ब्रिज जिसमें 4 रेजिस्टेंस को हम एक ब्रिज के रूप में जोड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर डायोड से एक ब्रिज बना लेते हैं। चित्र में हमने एक ट्रांसफार्मर भी लगाया हुआ है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ट्रांसफार्मर मैंडेटरी नहीं होता है। आप चाहें तो ट्रांसफार्मर को हटा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर एसी देकर सर्किट बना सकते हैं। अब देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर कार्य कैसे करता है। ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट देखिए, 4 डायोड D1, D2, D3 और D4, इन 4 डायोड को हमने ब्रिज के रूप में जोड़ा हुआ है और बीच में R लोड लगाया हुआ है। जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगा AC का, उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए D1 डायोड के लिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा, मतलब ये रिवर्स बायस की कंडीशन में है। D2 के लिए देखते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से मतलब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है। तीसरी कंडीशन देखते हैं, D3 के लिए ये पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव से जुड़ा है, मतलब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है। और D3 के लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा मतलब रिवर्स बायस की कंडीशन। तो डायोड D1 और D4 ये तो काम करेंगे नहीं, ओपन स्विच की तरह काम करेंगे, है ना, रिवर्स बायस की कंडीशन में ओपन स्विच, ये देखिए ओपन स्विच। D2 और D3 क्लोज स्विच की तरह, ये देखिए क्लोज स्विच। विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होगी, यहाँ से धारा आएगी, ये सर्किट तो ओपन है, यहाँ इसमें तो 1 मिनट ये गंदा हो गया, साफ कर ले थोड़ा सा। अब देखिए धारा यहाँ से आएगी, ये वाला सर्किट तो क्लोज है, यहाँ ओपन है, यहाँ तो कोई भी करंट नहीं जाएगी, इस सर्किट में फ्लो करेगी। जब इस जंक्शन पे आएगी तो यहाँ पर ये सर्किट तो ओपन है, यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। फिर इस जंक्शन पे आएगी, ऊपर वाला तो ओपन है, नीचे क्लोज है, तो यहाँ से इधर धारा प्रवाहित होगी। और इस जंक्शन पे ये ओपन है, तो सिर्फ और सिर्फ इधर धारा प्रवाहित होगी। और हमने आगे यहाँ पे कनेक्शन कर रखे हैं, तो ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। करंट की दिशा देखिए ये है, तो हमें आउटपुट पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर नेगेटिव साइकिल आता है तब क्या होता है। देखिए नेगेटिव साइकिल की कंडीशन में क्या होगा, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब डायोड D1 का नेगेटिव से जुड़ा है, तो मतलब ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में। D2 का पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब रिवर्स बायस की कंडीशन। D3 का
पॉजिटिव निगेटिव, D3 का निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन, और D4 का पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो मतलब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। तो इस कंडीशन में डायोड D1 और D4 फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में है, मतलब कंडक्ट करेंगे। कैसे? क्लोज स्विच की तरह। और D2 और D3 रिवर्स बायस की कंडीशन है, मतलब ओपन स्विच की तरह कंडक्ट करेंगे। तो D2 और D3 ओपन स्विच की तरह कंडक्ट कर रहे हैं, ओपन हो गया, और D1 और D4 क्लोज स्विच की तरह। ठीक है, अब देख लेते हैं धारा का प्रवाह कैसे होगा। नीचे क्या है? पॉजिटिव साइकिल है। ऊपर क्या है? नीचे क्या है? पॉजिटिव है, और ऊपर क्या है? निगेटिव है। धारा कैसे प्रवाहित होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो धारा यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगी, इस जंक्शन पे आएंगे। इस जंक्शन पे देखिए ये वाला सर्किट तो ओपन है, तो यहाँ तो धारा जाएगी नहीं, इधर चली जाएगी। इस जंक्शन पर आएंगे, ये सर्किट ओपन है, धारा ऐसे प्रवाहित हो जाएगी। फिर आगे देखिए, इस जंक्शन पे आएंगे, नीचे वाला सर्किट ओपन है, ऊपर धारा प्रवाहित हो जाएगी। फिर इस जंक्शन पे आएंगे, नीचे वाला सर्किट इस साइड वाला ओपन है, क्या करेगी? ऊपर धारा प्रवाहित हो जाएगी। धारा की दिशा देखिए कैसी है, ऐसे करके इधर गए, ऐसा ऐसा, फिर ऊपर, और यहाँ पर क्लोज सर्किट है ना। धारा इस तरह से फ्लो कर रही है। पहली वाली कंडीशन में ऐसे फ्लो कर रही थी, और दूसरी वाली कंडीशन में ऐसे फ्लो कर रही है ना। तो क्या हो रहा है देखिए, पॉजिटिव दो लोड के अक्रॉस दोनों ही टाइम में धारा की दिशा एक जैसी है, तो मतलब आउटपुट कैसा मिलेगा? हमेशा एक जैसा मिलेगा। आगे देखिए, ये वेव फॉर्म है ब्रिज रेक्टिफायर का। इसमें देखिए जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो उस कंडीशन में D2 और D3 फॉरवर्ड वाइज हो जाते हैं, आउटपुट हमें मिल जाता है। और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा उस कंडीशन में क्या होगा? D1 और D4 फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में आउटपुट मिल जाएगा, ये आउटपुट मिल रहा है। पॉजिटिव साइकिल में फिर से डायोड D2 और D3 फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में आउटपुट मिल जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या आ रही है? नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में फिर से डायोड D1 और D4 फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में आउटपुट मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें DC आउटपुट मिल जाता है। ये देखिए DC आउटपुट कैसा है? वेव फॉर्म में है। इस तरह की DC का इस्तेमाल तो हम कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम DC में ये जो वेव है उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब ब्रिज रेक्टिफायर के एडवांटेज क्या हैं? मेन एडवांटेज तो ये कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती है, और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से, सेंटर टेप रेक्टिफायर से मिलने वाला जो आउटपुट होता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 2 गुना आउटपुट मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर हमें 4 डायोड की ज़रूरत पड़ती है, और 4 डायोड हमने यूज़ किए हैं तो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखते हैं कि रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर हम रेक्टिफायर को लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आपको DC मोटर को चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? DC इनपुट चाहिए, और DC इनपुट के लिए आपको आपके घर में आने वाली AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब एक रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। तो DC मोटर को चलाने के लिए रेक्टिफायर की ज़रूरत, और आपके घर का जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी रेक्टिफायर की ज़रूरत। विद्युत लेपन या अन्य विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए भी रेक्टिफायर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर हम 2 प्लेट बनाते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट। पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के मतलब DC की ज़रूरत है ना, तो मतलब रेक्टिफायर की ज़रूरत। पर्सनल कंप्यूटर में, रेडियो में, TV में, इन सभी में जो पावर सप्लाई सर्किट होते हैं उसमें रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। हाई वोल्टेज DC पारेषण
के लिए भी रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब पारेषण का ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए पावर का। तो जो विद्युत हम उत्पन्न करते हैं वो तो एसी पर करते हैं, उस एसी को अगर आपको ट्रांसमिट करना है डीसी में तो आपको पावर रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डीसी लिंक बनाने के लिए रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है, प्रेसिपिटेटर के रूप में काम करते हैं। इस तरह से बहुत सारी जगहों पर हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। आशा करती हूँ यह प्रशिक्षण आपके लिए भविष्य में मददगार होगा। थैंक यू।